हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है उसका यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। और इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड की भर्ती होने वाली है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी अर्हता क्या है, और इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है किस प्रकार का यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है ये भी देखेंगे। और भी तमाम अर्हताओं को देखते हुए इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, संपूर्ण चीज़ों का यहाँ पर विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। 11 पन्नों का ये पूरा नोटिफिकेशन है। इसको डिटेल्ड में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025, जो कि आज का ही दिनांक है। 28 जुलाई की यहाँ पर बात हो रही है। और ये इसमें जो ऑनलाइन करने की आवेदन को स्वीकार करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 28/8 है, यानी लगभग आप पूरा एग्जैक्ट 1 महीना मान सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में आता है कि इसमें कोई सुधार करवाना है तो आप कुछ फीस को यहाँ पर कटवा करके उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। और वो संशोधन की दिनांक आपकी 4/9/2025 है। यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे। जो प्रोसेस यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से समझाई गई है वो OTR की है। OTR पंजीयन आपका ज़रूरी है। यहाँ पर OTR पंजीयन के जब तक आपको OTR नहीं मिल जाता है तब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे OTR के लिए बताया भी गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR प्राप्त कर सकते हैं। तो 72 घंटे का वक्त OTR में लगता है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो आप OTR कर सकते हैं। UPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप OTR प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश आप लगातार देख पा रहे होंगे। और ये कुछ विशेष निर्देश हैं जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उनसे संबंधित है। क्रीमी लेयर से संबंधित हैं कुछ पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आयु में छूट संबंधी सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पाएंगी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दिया गया है। सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी विषय के लिए जो अर्हता यहाँ पर बताई गई है वहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी में स्नातक और हिंदी में स्नातक होने के साथ साथ विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा। तो यानी आपका इंटर में संस्कृत होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके साथ साथ BEd की उपाधि यहाँ पर NCERT द्वारा प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी BEd की उपाधि। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी की बात हो रही है। तो अंग्रेजी में भी अंग्रेजी साहित्य में आपकी स्नातक होना चाहिए, यानी BA में आपकी इंग्लिश होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका BEd होना कंपलसरी है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गणित की बात की जाए तो गणित में भी यहाँ पर इसी प्रकार से BSc आपकी यानी स्नातक की उपाधि गणित से होना चाहिए आपकी। इसके साथ आपकी BEd होना यहाँ पर कंपलसरी है। और अगली एलिजिबिलिटी यहाँ पर विज्ञान की दी गई है। तो विज्ञान की एलिजिबिलिटी आपकी होना चाहिए। स्नातक में कौन कौन से विषय यहाँ पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि, यानी ये विषय आपके होना चाहिए। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का कॉम्बिनेशन आपका विज्ञान के लिए ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ BEd। और इसके बाद सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो बताए गए हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और इसके बाद आपकी BEd होना चाहिए।
ये यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद बात की जाए कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपकी बीटेक या बीई हो सकती है आपकी एक एलिजिबिलिटी। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट या नीलेट द्वारा ए लेवल का कोर्स होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास बीटेक और एमसीए है तो भी ये मान्य रहेगा आपका। और इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पे आपकी कंपलसरी हो जाती है, अगर बीटेक है इसके साथ साथ या इनमें से कुछ भी है तो बीएड भी यहाँ पर इनके साथ होना चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी में ये सब उनमें से एक और इसके साथ साथ बीएड, तब आप कंप्यूटर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से उर्दू का है। उर्दू में आपकी स्नातक और बीएड की उपाधि। जीव विज्ञान में भी इसी प्रकार से आपका जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में आपकी ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ बीएड। संस्कृत में भी इसी प्रकार से यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है, संस्कृत के साथ स्नातक और बीएड। इसके बाद कला की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर एक विषय स्नातक स्तर पे आपने कला के रूप में आपने अध्ययन किया हो और इसके साथ साथ बीएड या बीएफए किया हो, इसके बाद आपका बीएड हुआ हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। और इसी प्रकार से संगीत की बात की जाए तो संगीत में आपका स्नातक स्तर पे आपने संगीत का अध्ययन किया हो तो आप संगीत के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर बीएड भी किया है। तो ये सभी आपने देखा विषय स्तर पर आपकी उपाधियाँ थी। और यहाँ पे वाणिज्य की भी यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। वाणिज्य की भी यहाँ पे योग्यता दी गई है, तो आपकी बीकॉम होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम और बीएड। इसके साथ साथ सर तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शारीरिक शिक्षक यानी यहाँ पर बीपीएड की डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, बीपीएड या बीपीई होना चाहिए अगर शारीरिक शिक्षक से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। गृह विज्ञान के लिए यहाँ पर आपके पास गृह विज्ञान स्नातक में होना चाहिए और इसके साथ साथ बीएड भी यहाँ पर होना चाहिए। और आगे बढ़ते यहाँ पर कृषि या उद्यान कर्म यानी इस विषय से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके बीएससी इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, कृषि या उद्यान कर्म में। इसके साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो ये अर्हताएँ जो हमने आपको बताई, ये अर्हताएँ यहाँ पर थीं। इस नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर पढ़ें और चीज़ों को समझें। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सब कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग का लाभ लेने के लिए ये आपके पास सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपके पास होना चाहिए। ये EWS के लिए आपका है, इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये कुछ डिक्लेरेशन हैं जो सर्टिफिकेट से संबंधित रहती हैं यहाँ पर। और आगे यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पर खेल का प्रमाण पत्र है, अगर आपने खेल में कोई आपके पास है सर्टिफिकेट तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए, उसका आपको विशेष लाभ यहाँ पर मिल सकता है और मिलेगा निश्चित रूप से। ये यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है, परीक्षा की योजना प्रथम चरण। यहाँ अब हम नोटिफिकेशन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की परीक्षा योजना। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी, वैकल्पिक रूप में ये परीक्षा आपकी होने वाली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सामान्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ परक यानी वैकल्पिक होगी आपकी। और प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। प्रश्नों की संख्या की अगर बात की जाए तो 150 क्वेश्चन इस परीक्षा में आपके शामिल रहेंगे। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य परीक्षा के 120 प्रश्न रहेंगे, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 120 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। कुल अंक की अगर बात की जाए तो 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। आपको पेपर करने के लिए कितना समय मिलने वाला है, तो आपको समय मिलने वाला है 2 घंटे का यहाँ पे समय होगा।
150 प्रश्नों को करने के लिए। नोट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रारंभ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परख में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो आपका रहेगा, इस परीक्षा में जो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएंगे वो ही द्वितीय चरण की परीक्षा यहाँ पर दे पाएंगे। विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग से तो तात्पर्य नहीं होगा, यहाँ पे विद्यार्थियों को लगभग नोटिफिकेशन में 15 गुना का जिक्र है, आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा द्वितीय चरण के लिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे। ये यहाँ पे सामाजिक पे बात लागू हो रही है। 4 खंड कौन कौन से विषय के होंगे? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय के सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उपर्युक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का पेपर यहाँ पे 4 खंडों में से 2 खंडों को चयन करके उत्तर यहाँ पे देना होगा। यानी 60 प्रश्न यहाँ पे आपके रहेंगे, चारों के 2 को सिलेक्ट करना है, यानी आपके 120 हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पे है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में एक ही पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 20, 10 + 10 लिखा है। कुल अंक की बात की जाए तो 200 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका। समय की बात अगर की जाए तो 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। अब ये किस प्रकार से रहेंगे प्रश्न, योजना पूरी समझते हैं परीक्षा की। उपर्युक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक प्रश्नों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नलिखित होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या निम्न प्रकार होगी। पहला 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, 125 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न आपका 8 नंबर का होगा, यानी ये हो गए आपके 10 8 80 नंबर। 80 नंबर हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के। 80 नंबर यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अगर आप सभी को देखते हैं तो 80 नंबर आपके ये हो गए। इसके बाद आपका जो दूसरा खंड होगा वहाँ पर आपके 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। 12 अंकों का एक होगा, तो 120 ये हो जाते हैं आपके। और 120 और 80 को आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है कुल 200 अंकों का पेपर। 3 घंटे का यहाँ पर समय। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये दिव्यांगजन के लिए व्यवस्था दी गई है। ये दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन, कुछ चीज़ों में रहता है समय वगैरह हर प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं, पूरे नोटिफिकेशन का अध्ययन कर सकते हैं और अपने विषय से संबंधित आप सिलेबस भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये भूगोल का सिलेबस दिया गया है, यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं जो, उनके लिए भूगोल का सिलेबस है। इसके बाद इतिहास और इसके बाद आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस है, नागरिक शास्त्र का है। इन 2 में से आप 4 में से किन्हीं 2 को आपको चयन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। भौतिकी का है सबसे पहले। भौतिकी का सिलेबस ख़त्म होने के बाद रसायन विज्ञान का सिलेबस है। फिर वनस्पति विज्ञान का सिलेबस समांतर रूप से आप देख पा रहे हैं, समानांतर चल रहा है। और जंतु विज्ञान का, ये विज्ञान का हो गया आपका। इसके बाद गणित का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। फिर वाणिज्य का आप देख पा रहे हैं। इसके तुरंत बाद गृह विज्ञान का सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे हैं, संस्कृत का और उर्दू का। इसके बाद हिंदी का, और ये रहा आपका अंग्रेजी का। तो यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद ये जो सिलेबस है संगणक, ये कॉमर्स का यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। कृषि, कला, संगीत, फिर ये ब्रेल लिपि से संबंधित हैं कुछ चीज़ें, शारीरिक शिक्षा,
सांकेतिक भाषा, विशिष्ट भाषा की बात यहाँ पर। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका 30 नंबर का आने वाला है पेपर में। सामान्य अध्ययन आपका 30 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं, इन टॉपिक्स को देखते हैं ज़रा। भारत का इतिहास रहेगा एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो भारत का इतिहास रहेगा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो ये ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, संक्षेप में बातों को रखा गया है। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे। तो विशेष रूप से इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने रहेंगे। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसमें जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपके शामिल रहने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ये सिलेबस रहा आपका। ये यहाँ पर सीटों का ब्यौरा आप देख पा रहे हैं, कैटेगरी वाइज दिया गया है, किस विषय की कितनी सीटें हैं। हिंदी विषय की आप देख सकते हो 568 सीटें हैं यहाँ पर कुल। आरक्षण के अनुसार भी यहाँ पर विभाजन किया गया है। अंग्रेजी विषय की 540 सीटें हैं। ये पुरुष शाखा की सीटों का जिक्र हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। गणित विषय की 556 सीटें हैं। विज्ञान विषय की 764 सीटें हैं। सामाजिक की 561, जीव विज्ञान की 185, कला की 383, संस्कृत की 90 यहाँ पर, संगीत की 52 सीटें, उर्दू की 102, गृह विज्ञान की 206, वाणिज्य की 35, शारीरिक शिक्षा की 203, कृषि की 14 और कंप्यूटर की 601। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सीटें यहाँ पे लगातार आप देख पा रहे हैं। और पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं कहेंगे इसे। और ये दिव्यांगजन श्रेणी होती है उनकी सीटें, तो आप देख सकते हैं। ये महिला शाखा की सीटें हैं, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर हिंदी में 119, अंग्रेजी में 113, गणित में 537, विज्ञान में 573, सामाजिक में 140, जीव विज्ञान में 29, कला में 195, संस्कृत में 92, संगीत में 13 है। उर्दू में 18, गृह विज्ञान में 163, वाणिज्य के लिए 23, शारीरिक शिक्षा के लिए 55, कंप्यूटर के लिए 455। तो और ये निःशक्त जनों के लिए भी यहाँ पे, दिव्यांग जनों के लिए दी गई हैं कुछ। और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा 11 पेज का पूरा नोटिफिकेशन था, जो कि हमने देखा। निश्चित रूप से आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट्स ज़रूर रहे होंगे। तो यदि आप और किसी बिंदु पर यहाँ पर चर्चा चाहते हैं कि उससे संबंधित वीडियो हम दोबारा लेकर के आएँ, या आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।